सो वेलकम बैक टू क्रिप्टो जहाँ पे आप सभी लोग आते हैं डेली ऑल्टकॉइन न्यूज़ के लिए और अपने पैसे को चाँद पे पहुँचाने के लिए। तो अगर आपको पैसा बनाना पसंद है और क्रिप्टो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नया चैनल है तो आप जितना भी ज़्यादा अपना सपोर्ट दिखाते हैं हमें उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है नई वीडियोज़ बनाने के लिए। एवरी व्यू एंड सब इज़ इम्पोर्टेंट टू अस। तो चलिए शुरू करते हैं डेली ऑल्टकॉइन न्यूज़ के साथ और बिटकॉइन से स्टार्ट करते हैं तो बिटकॉइन की थोड़ा एनालिसिस कर लें। तो जहाँ तक हम लोग काफ़ी दिन से बात कर रहे थे बिटकॉइन जो है ये 28 फ़रवरी से एक शॉर्ट टर्म ये डेली चार्ट है, ठीक है? पहले तो ये जो एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन है इसे फ़ॉलो कर रहा था जिसे बिटकॉइन ने फाइनली यहाँ पे तोड़ा था और हमें एक डिप देखने को मिला था, ठीक है? अब अगर एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात करेंगे तो एक और ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है जिसे बिटकॉइन ऑलमोस्ट दिसंबर से फ़ॉलो कर रहा है जिसे यहाँ पे एक फेक आउट आप कहेंगे, ठीक है? यहाँ पे 3 बार ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है और यहाँ पे हम देखें तो ये परफेक्टली यहाँ से इसके बिल्कुल आते ही यहाँ से इसने एक बाउंस लिया है और ये कोई छोटी-मोटी कैंडल नहीं है। आई थिंक ये $4000 की कैंडल है। 51,000 टू 55,000 या एक्ज़ैक्टली अराउंड 4000 डॉलर्स की कैंडल है। तो ठीक है, अभी के लिए मतलब हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन ठीक है, एक दोबारा जो है कंसोलिडेट कर चुका है, एक पुल बैक आ चुका है। अब अपसाइड के चांसेस हैं बिटकॉइन में, चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। इथेरियम का चार्ट देखते हैं, तो बेसिकली अगेन इथेरियम में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। इथेरियम बिल्कुल इस ट्रेंड लाइन पे यहाँ बाउंस लेता हुआ अगर आप ये कैंडल देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे चार्ट्स में ये कैंडल सेम दिखेगी। ये मेन ये जो इस तरीके के जो सिमिलैरिटीज़ होते हैं, ये बिटकॉइन के कारण होते हैं। अगर आज को, ठीक है, बिटकॉइन जैसे मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक डंप कर जाता है, ठीक है? तो ये जो कैंडल है इतनी बड़ी आप ऑलमोस्ट सारे चार्ट्स में दिखेंगे क्योंकि होता क्या है जैसे ही बिटकॉइन गिरता है वो उतना ही उतना उस इनफैक्ट कुछ कॉइन्स को उससे ज़्यादा यानी मान लीजिए अगर ये कितने डॉलर की कैंडल हो गई, दिस इज़ अराउंड $9000 की कैंडल है, तो ठीक है, मतलब इससे बड़ी-बड़ी कैंडल अगर मतलब रिस्पेक्टिव रेशियोज़ में आपको दूसरे चार्ट्स में देखने को मिलेगी, कोई इतनी बड़ी होगी, कोई तो बेसिकली ये है बिटकॉइन जो है मार्केट को बहुत हद तक कंट्रोल करता है और करेगा भी क्योंकि टोटल मार्केट कैप में $1 ट्रिलियन क्रिप्टो के टोटल मार्केट कैप में $1 ट्रिलियन बिटकॉइन का ही है। तो ठीक है, अभी मार्केट्स में थोड़ी पॉज़िटिविटी है कल के थोड़े 1-2 दिन पहले के डिप में अगर आपने पैसा लगाया होगा तो अभी तक आपने काफ़ी सारा प्रॉफ़िट कमा भी लिया होगा। काफ़ी अच्छा टाइम है होता है ऐसे डिप्स में पैसा लगाने का और बिल्कुल शॉर्ट टर्म में 3 या 4 दिन में पैसे कमा लेने का। क्योंकि अगर आप कोई कॉइन हाईज़ पे खरीदेंगे और वो नीचे गिर जाता है तो आपको उसे लंबे टाइम के लिए होल्ड करना पड़ता है। और डिप में खरीद के ऊपर जाते ही आप उसे सेल कर सकते हैं या फिर अगर आपको कॉइन के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग लगते हैं तो उसे आप रख भी सकते हैं, आपका चॉइस है। तो मैं प्रेफ़र करता हूँ कि मैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग करूँ और डिप्स में खरीदूँ, ठीक है? मैं कभी भी फोमो नहीं करता, कोई कॉइन बढ़ गया, ठीक है यार और भी प्रॉफ़िट कमाने के मौके आएँगे, हम तब कमा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज़ के साथ। मार्केट ट्रैप बिटकॉइन स्टडी नियर 54 के आरएसआई इंडिकेटर वार्न्स ऑफ लिमिटेड अपट्रेंड। तो वही है हमने जो देखा चार्ट के बारे में उसी को ये न्यूज़ कह रहा है कि ठीक है बिटकॉइन अराउंड 54,000 55,000 के डॉलर में रेंज कर रहा है। ठीक है, अगर ये इसे भी ब्रेक करता तो फिर काफ़ी ज़्यादा मतलब टेंशन वाली बात थी तो हम सीधे सॉरी ये रहा बीटीसी। तो अगर ये इसे भी ब्रेक करता तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन की बात थी, फिर हम सीधा ऑलमोस्ट 46,000 एंड देन 43,000 के टारगेट्स देख रहे थे। लेकिन अभी ठीक है, यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस मिला है और देखते हैं हम क्या अप ट्रेंड की तरफ जाते हैं, यहाँ एक रेड कैंडल होती है, देखते हैं पता चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। यूके मैन ऑर्डर्ड टू पे मोर देन $571 मिलियन फॉर फ्रॉडुलेंट बिटकॉइन ट्रेडिंग स्कीम। अब देखिए ये इस तरीके की न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, तो इसे ज़रा ध्यान से सुनें। अब हुआ क्या था कि ये जो यूके में रहने वाला आदमी था, इसका नाम 1 मिनट में बता देता हूँ, यहीं पे था। बेंजामिन रेनॉल्ड्स, है ना? ये क्या करता था कि ये लोगों को सोशल मीडिया ट्विटर या इंस्टाग्राम पे, ठीक है, जो क्रिप्टो को की वेबसाइट्स फ़ॉलो करते हैं, उनको मतलब डूप करता था। कैसे? उनको मतलब बहलाता था, फुसलाता था कि एक ट्रेडर है और ये अगर आप उनको पैसा देंगे, जैसे मान लीजिए आपने द $10,000 दिए, ठीक है, बिटकॉइन में। यानी जो अगर मान लीजिए बिटकॉइन उस टाइम $20,000 का था, क्योंकि ये जो न्यूज़ है, ये आई थिंक 2017 या हियर 2017 से मई 2017 से अक्टूबर 2017 तक की न्यूज़ है के बीच में ये सब हुआ था।
तो जैसे मान लीजिए आपने उनको इसको 1 बिटकॉइन दिया, तो ये वादा करता था कि मैं इसको मार्केट में लगाऊँगा, क्रिप्टो मार्केट में, ऑल्ट्स वगैरह इससे खरीदूँगा। मतलब बेसिकली ये बोलता था कि ये क क्रिप्टो एक्सपर्ट है और ट्रेड करके आपको इससे प्रॉफ़िट कमा के देगा, आपका पैसा दुगना 3 गुना करके देगा। तो उस टाइम ये अराउंड इसने $143 मिलियन लोगों से इसी तरीके से फ्रॉड से कमाए थे, जो कि पैसा ले लेते, क्यों अब आपको पता ही होगा बिटकॉइन से अगर आपको एक बार ट्रांज़ैक्शन आ जाता है, तो फिर ठीक है, वो ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है कि भाई किससे पैसा आया है। वो ट्रांज़ैक्शन दिखेगा, जैसे मान लीजिए आपने $2 मिलियन का कोई ट्रांज़ैक्शन किया है, वो $2 मिलियन का ट्रांज़ैक्शन दिखेगा, पर वो वॉलेट किसका है, यही नहीं पता लगा सकते हैं आप। वो ट्रांज़ैक्शन सबको विज़िबल होता है कि भाई किसी ने $2 मिलियन का ट्रांज़ैक्शन किया है। इसलिए आप देखेंगे कि ये ट्विटर पे बड़े-बड़े जो ग्रुप्स हैं, जो व्हेल अलर्ट्स, जैसे मान लीजिए जब कोई बड़ा ट्रांज़ैक्शन होता है क्रिप्टो में, तो उसकी तुरंत न्यूज़ आ जाती है, क्योंकि ये सब ट्रांज़ैक्शन ट्रांसपेरेंट होते हैं और ये तुरंत पता चल जाता है कि हाँ भाई, इतना बड़ा ट्रांज़ैक्शन हुआ है। तो इसी तरीके से अगर आपको कोई बहलाता है, फुसलाता है, जैसे मान लीजिए जो यूट्यूबर भी होते हैं, उनके कमेंट्स में नीचे लोग अपना व्हाट्सएप नंबर देते हैं, प्लीज़ ऐसे लोगों को फॉलो ना करें, ठीक है? तो प्लीज़ ये सब फॉलो ना करें, अपना थोड़ा दिमाग लगाएँ मार्केट में, थोड़ा सीखें ताकि आपको किसी और की ज़रूरत ना पड़े और मतलब अपने पैसे को आप थोड़ा सेफ़गार्ड करके रख सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेल शार्क्स एनएफटी कलेक्टर्स प्लेबुक। अब ये एनएफटी के ऊपर न्यूज़ है। एक जो व्हेल है, ठीक है, जिन्होंने $69 मिलियन का अभी किसी ने ये भी खरीदा था बीपल का आर्टवर्क। तो बेसिकली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये एक व्हेल शार्क की बात की जा रही है, मतलब ये बहुत बड़े इन्वेस्टर की बात की जा रही है, ठीक है, जो कि डिजिटल आर्ट खरीदता है, एनएफटीज़ खरीदता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये क काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से ये रिलीज़ कर रहा है। इसमें ये 2 इसने बहुत बड़े कमेंट किए हैं। पहला के बारे में अगर हम बात करें, तो पहला ये कहता है कि इसने क्या किया है, ये कमेंट नहीं है, बेसिकली इसने कुछ किया है। तो अगर आप देखिए, एनएफटीज़ काफ़ी महँगे-महँगे बिक रहे हैं, ठीक है? अगर आप एनएफटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एनएफटी की कॉइन्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एनएफटी की बात कर रहा हूँ, जो आर्ट है उसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर आप एनएफटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फिर किसी के पास नहीं है, मेरे पास भी इतना पैसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट जाके कोई अच्छा एनएफटी खरीद सकूँ, ठीक है? क्योंकि बेकार एनएफटी खरीद के वो लॉस है बिल्कुल, ठीक है? वो पैसा आपका नीचे, उसकी वैल्यू डिग्रेड ही होते जाएगी और अल्टीमेटली आप उसे बेच भी नहीं पाएँगे उस एनएफटी को किसी और को। तो अगर आप कोई अच्छा वर्चुअल आर्ट का पीस खरीदना चाहते हैं, तो फिर आपके पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है। तो उसका एक इसने सॉल्यूशन निकाला है, इसने क्या किया है, ठीक है? तो बेसिकली जो भी इसने ये जो व्हेल है, ये जो बड़ा एक इन्वेस्टर है, ये जो भी एनएफटी आर्ट ओन करता है, ठीक है? उसका इसने एक वॉल्ट बना दिया है, ठीक है? और उस वॉल्ट पे ये टोकन इश्यू कर रहा है, व्हेल टोकन, ठीक है? अब होता क्या है, देखिए ये बहुत ही एक ज़्यादा जीनियस चीज़ है, तो इसे आप समझने का थोड़ा ठीक से ट्राई करिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ठीक है? जिसका टोटल मार्केट कैप 265 मिलियन होगा और उस टोकन का नाम व्हेल टोकन होगा, ठीक है? अब होगा क्या, इसने एक डिस्कॉर्ड ग्रुप बनाया है जिसमें मेंबर्स हैं। तो अभी क्या है, अगर आपको इस मेंबर में एंट्री करनी है, तो आपके पास व्हेल टोकन आपको होल्ड करना चाहिए, ठीक है? आपके पास व्हेल टोकन होना चाहिए। और इस ग्रुप में आप जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये जो जिसके ये जे आप व्हेल टोकन अगर होल्ड करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इस आर्टिस्ट के पास, सॉरी, इस इन्वेस्टर के पास जो भी एनएफटी आर्ट है, आप उसका एक पीस होल्ड करते हैं। देखिए, स्टॉक किस तरीके से काम करता है, अगर मान लीजिए कोई कंपनी के 20,000 शेयर्स मार्केट में, 20,000 तो बहुत कम है, मान लीजिए 20 लाख शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं, ठीक है? आप उसमें से मान लीजिए 1 शेयर भी लेते हैं, ठीक है? उस जैसे रिलायंस का आपने 1 शेयर ले लिया, तो भी आप उस कंपनी को आप उस कंपनी में इन्वेस्टर हैं, आप उस कंपनी का शेयर होल्ड करते हैं, ठीक है? मतलब आप आपके पास भले ही डिसीज़न मेकिंग पावर वगैरह नहीं रहेगी, क्योंकि आपके पास कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ शेयर्स नहीं है आपकी अथॉरिटी को बैक करने, बट स्टिल आप ये कहने का दावा रखते हैं, ये कहने का आपके पास हक है कि वो कंपनी आपकी है, क्योंकि आपने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। तो उसी तरीके से ये है, बेसिकली इसने क्या किया, मान लीजिए इसके पास 10 एनएफटी आर्ट होगा, ठीक है? तो 10 एनएफटी आर्ट की जो टोटल वैल्यू है, उसके हिसाब से इसने $265 मिलियन का एक मार्केट क्या टोकन निकाल दिया, जिसका नाम है व्हेल। अब देखिए होगा क्या, कोई भी नॉर्मल टोकन की तरह लोग इसे ट्रेड करेंगे व्हेल टोकन को, ठीक है? तो धीरे-धीरे जैसे लोग इसे होल्ड करते जाएँगे, क्योंकि आपको एनएफटीज़ में इन्वेस्ट करना है, व्हेल टोकन की प्राइस बढ़ती रह जाएगी, जैसा कि बिटकॉइन के साथ हो रहा है। तो अल्टीमेटली ये $265 मिलियन एक दिन हो जाएगा $500 मिलियन, फिर कभी हो जाएगा $1 बिलियन, ठीक है? आप समझ रहे हैं? क्योंकि $1 बिलियन मार्केट कैप क्रिप्टो में कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब आपको पता ही होगा, $1.8 ट्रिलियन का टोटल मार्केट कैप चल रहा है। तो किसी एक टोकन के लिए $1 बिलियन का, तो मतलब अगर मान लीजिए इस प्राइस पे भी आप घुसते हैं और $1 बिलियन का प्राइस हो जाता है, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को, जो आपने व्हेल टोकन के थ्रू इन्वेस्टमेंट की है, जो अल्टीमेटली एक एनएफटी आर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 4 गुना बढ़ा चुके हैं
एनएफटी में इन्वेस्ट करके। डायरेक्टली आपने इन्वेस्ट नहीं किया, डायरेक्टली कोई एनएफटी आर्ट नहीं खरीदा, बट स्टिल आपने व्हेल टोकन खरीदा जो कि एनएफटी आर्ट को रिप्रेजेंट करता है और उससे आपने पैसा कमाया। तो काफ़ी जीनियस चीज़ है ये आई थिंक। इस अब इससे सेलिब्रिटी को क्या फ़ायदा होगा? अब क्या है, मान लीजिए इसने क्योंकि टोकन्स इश्यू किए हैं, ये लोग क्या करते हैं जैसे 30% टोकन, 25% टोकन ये खुद के लिए रखते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई भी टोकन का वैल्यू दुगना होता है, तो इनकी भी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी उसका प्राइस दुगना हो गया, ठीक है? और इनका कुछ भी नहीं जा रहा है, क्यों? ना तो ये अपना एनएफटी आर्ट बेच रहे हैं किसी को, और वो जो एनएफटी एक्चुअल आर्ट है उसकी प्राइस भी अल्टीमेटली बढ़ रही है। समझ ही रहे हैं आप बात को? तो इस तरीके से ये जो पूरी चीज़ है ये काम करती है। ये कोई स्कैम नहीं है, ठीक है? ये एक तरीके से जैसे कंपनी का आप स्टॉक खरीदते हैं तो आपको उसकी ओनरशिप मिलती है, इसी तरीके से यहाँ पे आप ये टोकन खरीदेंगे तो आपके पास जो इस इन्वेस्टर के पास एनएफटी आर्ट है उसकी ओनरशिप मिलेगी। तो ये तो था, आई थिंक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट, इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा है, अगर आप एनएफटीज़ में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो ये बात समझ लें। ये बात मैंने भी बहुत बार कही हुई है कि 99% 99.99% जो करंट एनएफटी प्रोजेक्ट्स हैं वो फेल होंगे। और मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। देखिए, आर्ट जो है उसकी वैल्यू तभी तक है, ठीक है, जब तक वो लिमिटेड है। अगर मोनालिसा की एकदम 10,000 कॉपीज़ बना दी जाए, ठीक है, एक मोनालिसा जिस पेंटर ने पेंट किया था वो 10,000 मोनालिसा की पेंटिंग कर देगा, बनाने लग गया, तो फिर उस मोनालिसा की जो पेंटिंग है, ठीक है, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। मैं यहाँ पे ज़ेरॉक्स करने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है, कि मतलब पेंटिंग ली, उसका एक डिजिटल ज़ेरॉक्स निकाला, नहीं, बिल्कुल नहीं, उससे प्राइस नहीं रिड्यूस होगी। पर अगर जो जिस आर्टिस्ट ने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई है, वही उसका एक और कॉपी बनाए, एक और कॉपी बनाए, एक और कॉपी बनाए, ठीक है? ऑब्वियसली मोनालिसा की पेंटिंग की प्राइस कम होगी, ठीक है? अब क्या है, आर्ट मेरा ये कहने का मतलब क्यों है कि आर्ट तभी तक वैल्यूएबल है जब तक कि एक तो वो दुनिया में यूनिक हो, जो कि एनएफ काफ़ी सारी एनएफटीज़ हैं, चलिए वो क्राइटेरिया वैल्यू करती है, बट स्टिल आपके पास नज़र होनी चाहिए कि भाई आप प पहचान सकें कि ये आर्ट सही में आगे जाके इसकी प्राइस कुछ और होगी। इसलिए आप देखेंगे बड़े-बड़े जो आर्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके पास आर्ट एडवाइज़र होते हैं, ठीक है? वो जो एडवाइज़र होते हैं, वो बड़े-बड़े कॉलेजेस से पढ़े हुए होते हैं और उनके पास नॉलेज होती है, वो किसी आर्ट पीस को देख के पहचान सकते हैं कि सही में क्या ये वैल्यूएबल है, क्या मार्केट में इसकी कोई वैल्यू होगी। तो लोग क्या करते हैं, काफ़ी सारी चीप कॉस्ट में जब कोई पेंटिंग $1000 $500 की बिक रही होती है, तब इसे खरीद लेते हैं, इसे होल्ड करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आगे जाके ये पेंटिंग इट विल बी सम वर्थ समथिंग, ठीक है? मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर्स में या थाउज़ेंड्स ऑफ डॉलर्स में ये बिकेगी, तो इस तरीके से लोग आर्ट में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को इस तरीके की नॉलेज हो ना होते हुए अगर आप कुछ भी खरीदने लग जाएँगे, तो ऑब्वियसली आपका पैसा डूबने वाला है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ आती है कि भाई बिटकॉइन जो है ये कहते हैं कि पेनी स्टॉक से बेटर है। पेनी स्टॉक का क्या मतलब होता है? बेसिकली ऐसे स्टॉक जो ₹10 से नीचे ट्रेड करते हैं। तो अगर इसका मतलब ये है सीधे-सीधे कि अगर आप पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो बेटर ये है कि आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करें। और मेरे हिसाब से ये बात भी सही है, ठीक है? क्योंकि बिटकॉइन एक वेल एस्टेब्लिश्ड एसेट कहूँगा मैं, $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप है, और अगर आप थोड़ा-सा भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं तो भी जैसे मान लीजिए बिटकॉइन में ये पुल बैक आया, आपने यहाँ पे खरीदा, तो आप प्रॉफ़िट कमा सकते हैं। हाँ, ये नीचे जा सकता है। मान लीजिए आपने यहाँ पे ₹10,000 का खरीदा, ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करने बोल रहा हूँ मैं, और फिर ये नीचे गिर गया, फिर एक डिप में ₹10,000 का खरीद लिया, अल्टीमेटली बिटकॉइन इज़ गोइंग अप, ठीक है? बिटकॉइन अब वो एसेट हो चुका है जिसके पीछे इंस्टीट्यूशनल मनी आ रहा है, आप लोग को ये समझना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बिटकॉइन गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया और इसकी प्राइस ज़ीरो हो गई, ठीक है? एक अच्छे लेवल ऑफ सपोर्ट पे बिटकॉइन जब भी आएगा, आप बहुत ही बड़ा कैंडल देखेंगे और बहुत ही अगेन बिटकॉइन के प्राइस में राइज़ देखेंगे, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए आज को बिटकॉइन $10,000 पे गिर जाता है, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे ये देखिए $10,000, अगर बिटकॉइन यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे बिटकॉइन ने इतना ज़्यादा सपोर्ट बनाया है, जो कि आएगा नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा फ्यूचर में, ये मार्क माय वर्ड्स, बट अगर आ जाता है, यहाँ पे बिटकॉइन ने इतने दिन तक ट्रेड किया है, इतना सपोर्ट बनाया है कि लोग इसे इतना जल्दी खरीदेंगे कि ये अगेन आपको थोड़े टाइम में यहाँ पे वापस दिखेगा। तो ये बात है, तो बेसिकली इसी को लेके ये न्यूज़ है कि अगर आप पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो बेटर ये है कि आप इनमें इन्वेस्ट ना करके बिटकॉइन में इन्वेस्ट करें। तो ये तो थी एक छोटी-सी न्यूज़ जो कि मैंने आपको बता दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये एक और न्यूज़ आती है कि अगर आपको पता होगा, थोड़े दिन पहले हमने ये बात की थी कि एनवीडिया जो है अपने जीपीयूज़ के ऊपर एक लिमिटेड लगा रहा है जिससे उसे माइनिंग पे ना यूज़ किया जा सके। तो माइनिंग के लिए एनवीडिया ने कुछ अलग से जीपीयूज़ निकाले थे जिसको वो क्रिप्टो माइनिंग प्रोसेसर सीएमपी कह रहे थे। तो
जिसमें से एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है कि हट इट, ये एक माइनिंग कंपनी है जो बिटकॉइन और इथेरियम माइन करके पैसा कमाती है। इसने 60% ऑफ द टोटल जो भी एनवीडिया ने जीपीयूज़ निकाले थे, वो इसने कंपनी ने अकेले बाय किए हैं। तो आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो है मतलब अपना माइनिंग स्पीड और माइनिंग जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उसे बढ़ाने के लिए किस हद तक जा रही हैं। 30 मिलियन वर्थ ऑफ जीपीयूज़ इसने खरीदे हैं। तो अगर इसने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप ये सोचिए इसका कितना बड़ा टारगेट होगा। कि मतलब एक पहले तो इसे ये इस इन्वेस्टमेंट को प्लस इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट सब कुछ हटा-वटा के मान लीजिए हम ले $40 मिलियन के आस-पास का कॉस्ट आता है, ठीक है? तो पहले तो इसे $40 मिलियन का वो कॉस्ट रिकवर करना पड़ेगा, जो कि अगर इस कंपनी ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, तो ऑब्वियसली इसे बिलीव होगा कि वो उसे रिकवर कर लेगा। दूसरा, इसका प्राइस टारगेट, अगर इसने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये $30 का, ये $50 बनाने का नहीं ट्राई कर रहे हैं, ये 30 का 300 मिलियन डॉलर कमाने का ट्राई कर रहे हैं। तो इस तरीके से माइनिंग से भी आप पैसा कमा सकते हैं। इंडिविजुअल माइनिंग में पैसा नहीं है, बट क्योंकि ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड बिज़नेस में है, तो बेसिकली इसलिए इस तरीके का सट्टा खेल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। तो जो नेक्स्ट न्यूज़ आती है वो ये है कि सुपर चीफ ओपन्स फॉर, अब देखिए अगर आपको पता होगा तो सुपर चीफ एक बेसिकली आर्ट एग्जीबिशन गैलरी है। ये ज़्यादातर न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स में जो है आर्ट एग्ज़िबिट करती है, गैलरीज़ को हायर करती है और उसमें लोगों का आर्ट जो है उसकी पेशी होती है, लोग आते हैं, आर्ट देखते हैं, ठीक है? पेंटिंग्स देखते हैं। तो उसी तरीके से जो सुपर चीफ जो है ये फर्स्ट एनएफटी आर्ट गैलरी लॉन्च करने का ट्राई करने ही वाले हैं मार्केट में। अगर आप न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस में रहते हैं और इंडियन है और ये न्यूज़ देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार जाइए, क्योंकि इस तरीके के जो इवेंट्स होते हैं काफ़ी अच्छा ये होता है लोगों से नेटवर्क बनाने का और लोगों के आपको थोड़ी नॉलेज गेन करने का कि एनएफटीज़ काम किस तरीके से करते हैं और एनएफटी आर्ट को देखने का, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने का। तो आई थिंक ये न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसे रखा है। और नेक्स्ट जो लास्ट न्यूज़ है वो भी एनएफटी से रिलेटेड है। सोफिया, अगर आपको पता होगा, सोफिया वर्ल्ड फर्स्ट एआई रोबोट है, ठीक है? ये रहा उनका ट्विटर हैंडल, रियल सोफिया रोबोट। इसने एक एनएफटी रिलीज़ की थी और वो $1 मिलियन की सेल हुई है। और दूसरा एक कार्डिनो को भी दूसरा कार्डिनो को भी लेके एक न्यूज़ है इस प्लेटफ़ॉर्म पे, चलिए देखते हैं क्या है। तो बेसिकली पहली जो न्यूज़ है वो ये जो आर्टवर्क था, ठीक है? टोटल $1 मिलियन का ये जो इन्होंने सेल किया है, ठीक है? एनएफटीज़ पहले अपने एनएफटी ड्रॉप पे, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। देखिए रोबोट्स भी अब एनएफटीज़ बना रहे हैं और मतलब आपको पता ही होगा ये जो क्रेज़ है एनएफटी का, दिस इज़ अ रियली बिग बबल, ठीक है? तो मैं अगेन अगेन आपको कह रहा हूँ, अगर आप एनएफटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करें। अगर आपके पास आर्ट नॉलेज नहीं है, कोई अच्छा एडवाइज़र नहीं है, तो प्लीज़ एनएफटी जो टोकन्स हैं, जो ब्लॉकचेन है, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें, ना कि एनएफटी में डायरेक्टली इन्वेस्ट करें, ठीक है? अच्छे-अच्छे काफ़ी अच्छे-अच्छे टोकन हैं जिसे आप खरीद सकते हैं और खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा भी नहीं चाहिए। आप 1000 ₹2000 में भी टोकन खरीद सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे चिलीज़ है, आप ₹1000 भी लगाएँगे अगर मान लीजिए तो डबल हो जाता है, 2000 हो जाएँगे, तो ठीक है, कम पैसे में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो अगला जो न्यूज़ है वो है ये कि जो चार्ल्स हॉस्किंसन है, ठीक है? जो कि कार्डेनो नेटवर्क के और आईओएच के सीईओ हैं, कार्डेनो के डेवलपमेंट में इंटीग्रेटेड है। तो ये जो है मार्च 25 को इन्होंने एक लाइव स्ट्रीम किया था जिसमें ये बात कर रहे हैं एनएफटीज़ को और ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से एनएफटीज़ को कार्डेनो नेटवर्क में लाया जाए। जैसे ही कोई भी न्यूज़ आती है, कोई भी व्हाइट पेपर आता है कि भाई एनएफटीज़ आर गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस्ड, देखिए ये होना है, दिस इज़ गोइंग टू बी इनेविटेबल। इतनी बड़ी चीज़ को कार्डेनो अपने नेटवर्क से बाहर नहीं रखेगा और चार्ल्स हॉस्किंसन बहुत अच्छे से इस चीज़ को जानते हैं। इसीलिए दैट इज़ द रीज़न व्हाई कि ये इस चीज़ के बारे में इतना रिसर्च कर रहे हैं और इतना पता करने का ट्राई कर रहे हैं कि एनएफटीज़ को कार्डेनो नेटवर्क पे लाने का सबसे एफिशिएंट वे क्या होगा। और जैसे ही हमें कुछ भी ये मान लीजिए डेट मिलते हैं, मतलब कुछ डेवलपमेंट अपडेट्स आते हैं, कार्डिनो का प्राइस बिल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है और सारे कार्डिनो होल्डर्स की दिवाली होने वाली है। दिवालिया नहीं, ये याद रखिएगा दिवाली होने वाली है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम डेली ऑल कॉइन न्यूज़ और डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स के टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस लाते हैं ताकि आपको पता रह सके कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ से पैसा निकालना है। तो आई थिंक ये आज के लिए इतना काफ़ी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।